पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन दर्शन की, या यूँ कहा जाए कि धर्म की एक विशेषता रही है कि धर्म अहिंसक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। धर्म कहता है तुम्हारा जीवन भी अहिंसक हो। धर्म कहता है तुम्हारा भोजन भी अहिंसक हो। धर्म कहता है तुम्हारे वस्त्र भी अहिंसक हो। धर्म कहता है तुम्हारा संगीत भी अहिंसक हो। धर्म कहता है तुम्हारा विचार, तुम्हारे भाव भी अहिंसक हो। तुम प्रचार भी अहिंसा का करो। तुम विहार, आचार, विचार भी अहिंसा का धरो। ऐसी ये धर्म की परिभाषा प्रत्येक धर्म की रहती है। उद्घोषणा कहीं कहीं किसी किसी मुख से होती है। ऐसी पवित्रतम धर्म को जीने के लिए आचार्यों ने बार बार प्रेरणा दी। अहिंसक भोजन, अहिंसक जीवन, अहिंसक संगीत, अहिंसक विचार, अहिंसक मनोभाव, अहिंसक जीवन शैली, अहिंसक व्यापार, अहिंसक बातें और अहिंसा के साथ जीवन जीने का पूर्णतः प्रयास। नहीं कर पाए तो महाराज, नहीं हो पाता है तो क्या करें? तब गुरुदेव कहते हैं, आचार्यों ने ग्रंथ में लिखा, जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम, सद्दह माणो जीवे पावई अजरा मर ठाणम। जितना कर सकते हो उतना तो करो। जो नहीं कर सकते हो गृहस्थ हो करके उसमें श्रद्धान करो, भावना करो और अंदर ही अंदर इस बात को बार बार बोलो कि मैं गलत करता हूं, मैं करता हूं, मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा, लेकिन ये गलत है। ये बोलने का साहस रखो। जब भोजन गलत खा रहे हो, विचार गलत कर रहे हो, हिंसात्मक भोजन हो, हिंसात्मक विचार हो, हिंसात्मक जीवन शैली हो, हिंसात्मक भाव पैदा हो रहे हो, हिंसात्मक व्यवसाय कर रहे हो, ये मत बोलो कि हम सही करते हैं। इतना तो बोलो कि मैं गलत करता हूं लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा। जम सक्कई तम की रही। और गुरुदेव कहते हैं कि जितना कर सकते हो उतना तो करो ही। किसी ने सोच लिया होगा कि इस बार और कोई ऊंची कंपनी होगी, पापा के लिए फुल स्वेटर ला करके देनी है, बच्चे को हाफ स्वेटर ला करके देनी है। गुरुदेव कहते हैं, जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। जितना कर सकते हो पहले उतना करो। क्या करें महाराज? किसी भी धर्म के व्यक्ति को स्वेटर पहनने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ जैन धर्म नहीं,
किसी भी धर्म के व्यक्ति को, क्योंकि अहिंसा में वस्त्र हमारी पहली प्राथमिकता है बंधु। एक जमाना था जब ठंडी से बचने के लिए हमको भेड़ के छोटे छोटे ऊन का सहारा लेना पड़ता था। शुरुआत का वो मौसम था जब बहुत शीत का प्रकोप था और विज्ञान ने तरक्की नहीं करी थी। उस समय बड़े बड़े लोगों के पास सिर्फ स्वेटर रहती थी, गिने चुने लोगों के पास। बाकी लोगों के पास घर के अंदर जो माँ बहनें रहती थी वो सूत बुनती थी, काटती थी, और सूत की कथली मिल जाती थी, सूत की बहुत मोटा सा एक चद्दर जैसा खेस मिल जाता था, या सूत के कपड़े पहनने पर ठंडी से अपने आप जाड़ा, मोटा कपड़ा होता है सूत का, अभी तो बहुत पतला चलने लगा, जितना पतला उतना खूबसूरत माना जाता है, लेकिन सूत का मोटा कपड़ा बंधुओं अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ठंड में लोग प्रयोग करते थे। कुछ लोगों को सूत का कपड़ा गड़ता था तो वो लोग ऊन का प्रयोग करने लगे। शुरुआत में ये सहज और नैसर्गिक प्रक्रिया थी। भेड़ के साथ जीवन की एक शैली है जीवन की कि वो ठंडी के दिनों में ऊन प्रोड्यूस करता है। ठंडी पड़ती है तो भेड़ के शरीर पर ऊन, बहुत सारा ऊन जो है वो निकलने लगता है, उसके बाल हैं उसके शरीर की रक्षा करने के लिए। और गर्मी के दिनों में ये ऊन अपने आप भेड़ के शरीर से झड़ जाता है, ये भी एक खासियत है। लेकिन झड़ा हुआ ऊन जब वो जमीन में गिर जाता है तो वो मनुष्य के किसी काम का नहीं। शुरुआत में ऐसा होता था कि भेड़ों का वह ऊन जो है एकत्रित कर लिया और आपके लिए कुछ वस्त्र इत्यादि बना दिए। लेकिन जब व्यक्ति का दिमाग पलटा, जब व्यक्ति का स्वार्थ हावी हुआ, तो ये ठंडी के दिनों में बंधु इस बात को सबसे पहले हमें समझना है कि स्वेटर जो हम पहनते हैं आज वो पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है। आज 20 लाख टन ऊन हर साल भारत में खपता है। 20 लाख टन ऊन समझते हैं क्या होता है? चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, किसी भी ऊनी स्वेटर को हो, चाहे वो आपके घर की माँ, बहनें, बुआ अपने भतीजे के लिए मैं ऊन ले आऊं, सामने से ऊन वाला आया, ले ऊन। गांव देहात में घूमते रहते हैं ना ऊन लेकर के, ऊन वाला। तो ऊन वाला आया तो ऊपर से बुआ को लाड़ जगता है, मैं अपने भतीजे के लिए अपने हाथ से स्वेटर बुन देती हूं। ये धंधा जैन समाज में बंद हो जाना चाहिए पूर्णतः। क्यों महाराज? क्योंकि पहले के ऊन में और अब के ऊन में बहुत अंतर है। अब का ऊन क्या होता है आप देखेंगे कि भेड़ों की पूरी एक फैक्ट्री है। आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देती तो हमको लगता है कि सब कुछ नैसर्गिक और सहज प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बंधु। अभी आपने बीच में YouTube चैनल में या फिर रील्स में एक भेड़ को देखा होगा जिसके बारे में बताया गया कि 10 साल तक ये भेड़ जंगल में घूमती रही और घूमते घूमते इसके पूरे शरीर में इतना सारा ऊन निकल आया, बन गया कि वो चल ना पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, कुछ नहीं पा रही थी। फिर बाद में उस भेड़ को पकड़ के लाए, उसको रखा और फिर उसका पूरा ऊन निकाला। ये कोई सिर्फ एक बहाना है बंधु। उस भेड़ को आपको देखना है कि पहले के जो भेड़ होते थे उनका जो बाल है, ऊन है, वो नैसर्गिक रूप से गर्मी के दिनों में झड़ जाता था। लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी है, आपके अंदर के पूरे जीन्स को चेंज करके आज भेड़ों की इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई है। उस पूरी फैक्ट्री में वो जो भेड़ होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में ऊन उत्पादन का केंद्र बन गए। और वो जो भेड़ ऊन उत्पादन का केंद्र बने हुए हैं उसमें आप क्या सोचते हैं? अब भेड़ का ऊन झड़ता नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में, क्रोमोसोम्स में ऐसा चेंजेस करके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊन प्रोड्यूस किया जाता है। उन जानवरों की पैदाइश की जाती है। वो जानवरों की पैदाइश में आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। अगर आप कभी कोई चैनल या गूगल वगैरह में सर्च करें तो आपको पता भी चलेगा कि भेड़ के 2 थन होते हैं और एक बार में भेड़ आज की डेट में 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। तो 2 बच्चे तो 2 थन में लग करके माँ का दूध ले लेते हैं। तीसरा बच्चा जो होता है वो भेड़ के समूह में दूध ना पा पाने के कारण दूसरी भेड़ों के शरीर से दब करके मर जाता है। भेड़ को ऐसा पैदा किया जाता है कि भेड़ के पूरे शरीर में
ऐसे मोटे मोटे रिंकल्स बने होते हैं। कभी आप देखिएगा भेड़ों को, वो जितना ज़्यादा मांस होगा भेड़ के शरीर में उतना ज़्यादा वहाँ से ऊन निकलेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ने पूरे भेड़ के अंदर के क्रोमोसोम्स को, डीएनए को, जीन को ऐसा चेंज कर दिया है कि आज जो भेड़ पैदा होती हैं वो बहुत मोटी पैदा होती हैं और वो 5 साल तक में इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मांस के, जितना बड़ा मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, इतने मोटे मोटे उनकी बॉडी में ऐसे स्किल्स लगे रहते हैं। उन स्किल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में भेड़ में ऊन निकलता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से एक प्रायोगिक रूप से पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी नाऊ की दुकान में जाकर के अपने बाल बनवाते हैं, आपको बाल बनवाने में कितना टाइम लगता है? आपने कभी देखा, अनुभव किया है? कितना घंटा लगते हैं आपको? आधे घंटे मान लें, आधा घंटा लगता है ना। एक समान स्वस्थ मनुष्य हैं आप, और आपके बाल सिर का जो डायामीटर है ये मात्र 9 इंच का है। इस 9 इंच बाई 9 इंच के इस पूरे स्पॉट को, मतलब 81 स्क्वायर इंच के इस स्पॉट को फिनिश करने में, इसको आकार देने में, शेप देने में एक बार्बर जो है वो कम से कम 35 से 40 मिनट लेता है। 35 मिनट तो मिनिमम आपको अपने शेविंग कराने में, मूंछ बनवाने में, बाल बनाने में लगते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन भेड़ का होता है उसमें आप आश्चर्य मानेंगे कि भेड़ के शरीर से अभी मिनिमम कास्टिंग निकाली तो 37 सेकेंड में पूरी भेड़ के शरीर से ऊन का बाल निकाल दिया। क्या होता है 37 सेकेंड, आप बताइए? क्योंकि जो ऊन, भेड़ के शरीर से ऊन निकालने वाले लोग होते हैं बंधुओं, उनको भेड़ खाली करने का पैसा नहीं मिलता। उनको मिलता है पैसा इस बात के लिए कि तुमने अगर इतने कुंटल ऊन निकाल दिया आज तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। 5 कुंटल निकाला, किसी ने 1.5 कुंटल निकाला, किसी ने आधा कुंटल निकाला, तो उनको उनके वजन की मात्रा से मिलता है। तो वो जो उस भेड़ के शरीर में मशीन चलाने वाले लोग होते हैं, वो भेड़ के शरीर में, जैसे आप ट्रिमर चलाते हैं और ट्रिमर कई बार आपने मान लीजिए थोड़ा सा गड़ा करके चला दिया, तो क्या होता है, स्किन आपकी पूरी उस ट्रिमर में फंस जाती है और पूरी स्किन से एकदम से छिल जाती है। जैसे आपका स्किन छिल जाता है बंधुओं, ठीक ऐसे ही जितने भी भेड़ हैं, जब ये भेड़ चलाने वाले, कोई भेड़ के शरीर से ऊन निकालने वाला व्यक्ति होता है, वो अगर 37 सेकेंड में, 50 सेकेंड में, 1 मिनट में एक पूरे भेड़ के शरीर से ऊन निकाल देता है उस ट्रिमर के माध्यम से, आपको लगता है इतनी सहजता में बिना किसी पीड़ा के वो ऊन बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप करीब से जाकर के उस फैक्ट्रियों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानव इतना दुर्दांत और स्वार्थी हो गया है कि वो स्किल्स पूरी छिल जाती है उस भेड़ की। ठंडी के दिनों में जब उसको अपने बचाव के लिए एक ऊपर आवरण की जरूरत थी, उस समय उसके पूरे स्किल्स से पूरा ऊन निकाल लिया जाता है। और अब भेड़ों के शरीर में 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक ऊन रहता है। गर्मी के दिनों में जिन भेड़ों का ऊन नहीं निकाला जा पाता है, वे भेड़ें बेचारी गर्मी के माध्यम से, गर्मी के कारण मर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। फिर इतना बल्क में पूरी जो भेड़ होती है, वो पूरी भेड़ के इतना बल्क में ऊन होता है कि उसके जो पीछे का भाग होता है, जो उसका मलाशय, मलद्वार होता है, वहां तक पूरे में ऊन लगा रहता है। तो जब वो मल करते हैं, लघुशंका इत्यादि करते हैं वो जानवर, तो वो पीछे के भाग का जितना ऊन रहता है पूरा का पूरा ऊन खराब हो जाता है। जब भेड़ों का पीछे का पूरा ऊन खराब हो जाता है, तब आप सोचो क्या करते होंगे वो लोग कि वो उनकी पूंछ को है बिना एनेस्थीसिया लगाए हर भेड़ की पूंछ काट दी जाती है। और कई बार पूंछ काटने के लिए, क्योंकि वो भाग ढका रहता है, ढके में वो भाग से पूरा का पूरा मल और मूत्र उसी ऊन में फंस जाता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि कई बार कैंची से जब काटते हैं, आप मेरी हर एक बात को गूगल से, टीवी से सर्च करके देखिएगा, अगर मैं 1% भी गलत और मिथ्या बोल रहा हूं तो। क्या हुआ, उन्होंने पीछे से वो पूरा ऊन के लिए पूंछ काट दी, और पूंछ काटते वक्त कई बार पूरी की पूरी स्किन काट दी जाती है। तो जिस भाग से मल निकलता है
उस भाग के पूरे पोर्शन का पूरा पोर्शन स्किन सहित अलग हो जाता है और उससे इतनी वेदना होती है, उन भेड़ों को इतना चीखते हैं, इतना चिल्लाते हैं, लेकिन उनका खून साफ करने वाला तक कोई नहीं रहता। ये आपकी स्वेटर की बर्बरता है बंधुओं। हम अहिंसक समाज के लोग अहिंसा में जीवन जीने के लिए अपने आप को जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, उतना लोगों को इंस्पायर करिए कि जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा वो स्वेटर नहीं पहनेगा। स्वेटर नहीं पहनेंगे महाराज तो ठंडी में कैसे बचेंगे, बहुत ठंड लगती है। आपके गुरु महाराज जो दिगंबर हैं वो पूरी ठंडी में माइनस टेम्परेचर में कैसे रहते हैं आप बताइए। तो महाराज हमारी तो ताकत नहीं है। बिल्कुल, आपकी ताकत हमारे जैसी नहीं है और आपका त्याग भी हमारे जैसा नहीं है, लेकिन आप वो देखिए कि वो जो स्वेटर है वो स्वेटर किस स्तर से बनती है। और आप स्वेटर ना पहन करके आप बहुत अच्छी लैलिन की इनर पहन सकते हैं। आपके पास पहनने के लिए अंदर कॉटन के और अच्छे मोटे वस्त्र भी हो सकते हैं। हमको पतला वस्त्र खरीदने की आदत पड़ गई, कई बार मोटी शर्ट पहनने पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है बंधु, लेकिन स्वेटर इस ठंडी पर खरीदने से पहले 1000 बार इस बात को सुन लीजिएगा। जो मेल भेड़ होते हैं उन मेल भेड़ के जो सींग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो जब आपस में झुंड में रहते हैं तो एक भेड़ दूसरे भेड़ को मारता है, पेट में अटैक करता है, तो उससे भेड़ मर जाती है। अब जब भेड़ मर जाती है तो उससे बचने के लिए जब वो भेड़ का छोटा सा बच्चा पैदा होता है बंधुओं, उसी समय ड्रिलिंग मशीन से उसके जो सींग का स्पॉट रहता है, हीटिंग ड्रिलिंग मशीन आती है, तो वो ड्रिल भी करती है और गर्म भी करती है। तो ड्रिल और हीट गर्म करने के पूरे जो मुंडा भैंसें होती हैं या फिर मुंडा भेड़ें होती हैं वो अपने आप मुंडा नहीं हो जाती, उनके पीछे पूरी ड्रिलिंग मशीन डाली जाती है और हीट ड्रिल करके वहां पर जिंदा में भेड़ के बकरे के बच्चे के मुंह को ऐसा फंसा करके और पूरी सींग को ड्रिल कर दिया जाता है कि दोबारा उसमें से कहीं पर सींग ही नहीं उगती। इतनी बर्बरता है। आप सोचिए, उनका शुद्ध वंश खत्म कर दिया। उनको प्रोड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा जो है भेड़ से ऊन निकाल लिया। 5 साल तक किसी भी भेड़ से ऊन निकाला, फिर उसी के बाद उसी भेड़ के मीट को एक्सपोर्ट कर दिया काट करके। ये जो है मतलब ऊन और मीट की टेक्नोलॉजी है। ये जितने भी भेड़ आपको नहीं दिखता, आपको तो बड़े बड़े स्टोर्स में सीधे सजी धजी बल्कि रंगीन बेहतरीन मार्टिन कार्लो की कहीं दूसरी कंपनी की बहुत अच्छी अच्छी स्वेटर्स दिखाई देती है, लेकिन आप वो चीज भी देखिएगा, वो देखिएगा कि उस स्वेटर के पीछे इतनी बर्बरता होती है कि उस बर्बरता से वो भेड़ चित्कार मारते हैं। एक समय था जब भेड़ नैसर्गिक ऊन देती थी और उसकी पूरी प्रोसेसिंग का जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना हिंसात्मक वस्त्र है स्वेटर, जिसको पहनने से पहले जैन कांप जाता है। ना वो टोपे पहनता है, ना वो मोजे पहनता है, ना वो स्वेटर पहनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।